राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होना है। इससे पहले दिसंबर 2023 को भजनलाल सरकार गठन के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 8 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। मालूम हो कि ये राजस्थान के 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होने वाला है और ये सत्र पेपरलेस होगा। इसकी पहल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने की है। ऐसे में 3 जुलाई को होने वाले विधानसभा का सत्र डिजिटल व पेपरलेस होगा। 3 जुलाई को सभी सदस्यों को उनकी सीट पर एक एक टैबलेट मिलेगा। सभी विधायकों को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो है बजट पेश होने वाला है, उसी को लेकर के अजमेर इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम जो है आज कुछ नगर के गणमान्य लोगों के पास पहुंची है, जहां पर हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं रामचंद्र चौधरी जी, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। बोले अगर राजस्थान में आज इस मैटर के अंदर, इस मामले के अंदर जो आगामी 10 जुलाई को जो बजट पेश होने जा रहा है राज्य सरकार का, उसके बारे में खास चर्चा लोगों से हम कर लेते हैं। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का एक बार स्वागत है श्रीमान। इस तरीके से बजट में बढ़नी चाहिए, आपकी इसमें क्या अपेक्षा है? राजस्थान सरकार 10 जुलाई को अपना बजट ला रही है। मेरा तो ये मानना है कि ये झूठों की सरकार है। जब विधानसभा के चुनाव थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किसी भी कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा और उसको और बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इन्होंने आज भी जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, उनमें 5,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हटा दिया और जो अशोक गहलोत जी की मुख्य कल्याणकारी योजना थी चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का मतलब इलाज मुफ्त किया जा रहा था, 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा था, दुर्घटना बीमा दिया जा रहा था, उसको आयुष्मान भारत में कन्वर्ट कर दिया। उसमें 5 लाख रुपए तक का केवल इलाज किया जा रहा है और जो दुर्घटना बीमा है वो 70 साल की उम्र के बाद दिया जाएगा। 70 साल तक कौन गरीब जिंदा रहता है? और जो आयुष्मान भारत की जो कार्य प्रणाली है, उसमें इतनी पेपर फॉर्मेलिटी है कि आम आदमी उसको एकाएक पूरी नहीं कर पाता है और प्राइवेट अस्पतालों में अपने घर, कपड़े और गहने बेच के इलाज करवा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी ने पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा की थी, जिसका आज तक इन्होंने गठन नहीं किया है और उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तीसरा, अयोध्या, उज्जैन की भांति पुष्कर कॉरिडोर की स्थापना करें। पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ का पुष्कर का विकास बहुत ज़रूरी है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको मतलब इनको ध्यान दें तो अजमेर का विकास निश्चित रूप से संभव है। अब 2016 में अजमेर को स्मार्ट सिटी का काम चालू किया था। वहीं बांसवाड़ा में भी हमारे सहयोगी गौतम सिंह राठौर ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी। क्या कहना है लोगों का, चलिए शुरुआती है। आप देख रहे हैं चुनाव देश भर में खत्म हो चुके हैं, बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र को लेकर के और सरकारें अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। वहीं बांसवाड़ा के अंदर भी बजट को लेकर के कुछ जागरूक संगठन, महिलाएं, पुरुष अपनी बातें रखना चाहते हैं कि बांसवाड़ा में बजट को लेकर के वह किस तरह से यहाँ के बजट के बारे में सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं और उस अपेक्षा में सरकार किस तरह से काम करेगी। तो जी हाँ, हम बात करते हैं। अभी बजट सत्र आने वाला है, सरकार बजट पेश कर रही है। आप महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, गृहिणी के लिए किस तरह से आप बजट के बारे में आपकी सोच होनी चाहिए? मैं विश्व हिंदू परिषद से मिथिलेश कौशिक विभाग सत्संग प्रमुख हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को एक तो किचन की राहत मिले, कि सिलेंडर में सब्सिडी देनी चाहिए और जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं उनको रोजगार देना चाहिए। जो पढ़ी लिखी हैं वो तो कह ही रही है सरकार के ना, हम ना 50% आपको वो देंगे, लेकिन है ना सभी महिलाओं को मेरे है ना निवेदन है कि छोटे और बड़े को रोजगार देना चाहिए। सभी किचन में जो किचन की महंगाई है उसको कम कर दिया जाए। तो ये बता रहे हैं कि किचन में, यानी कि एक महिला आज जो किचन के लिए सबसे जुड़ी हुई है, किचन में महंगाई इस हद तक बढ़ी हुई है कि वह इसको मैनेज नहीं कर पा रही है। तो सरकार से उम्मीद है कि इस बजट में महिलाओं को जो घरेलू उत्पाद है उसके अंदर राहत मिल सके। जी हाँ मैडम,
क्या है, आप किस तरह से अभी बजट को लेकर के आपका बस मानना है? हमारा भी यही, दीदी जो कह रहे हैं वो, मैं कृष्णा मेहता, यही निवेदन है मेरा भी कि हम लोग किचन को लेके ही बहुत परेशान हैं कि जिसकी तनख्वाह अगर 8 से 10 हजार हो तो वो कैसे घर चलाएगा, और पूरा महीने का राशन वगैरह सब, दूध वगैरह सब मिला के तो 20 हजार हो जाता है, वो भी कम पड़ जाता है, लाइटिंग। और अगर जो किराए पे रहता हो वो इंसान अगर 4 हजार 5 हजार किराए में दे देगा तो वो बच्चों को कैसे बड़ा करेगा, उसकी पढ़ाई में क्या होगा, और फिर मेहमान वगैरह आना, और दूसरा खर्चा तो उसकी जो बच्चों की जो उनकी, अब क्या कहें, उनको जो लाना करना रहता है बाजार से, बच्चों को तो भावनाएं सब उनकी खत्म हो जाती हैं, हम दे ही नहीं पाते। जिसकी 10 हजार तनख्वाह हो वो इंसान क्या करे। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि उनकी घर की औरतों को रोजगार मिले, कि वो उनके बच्चे बड़े कर सके, और हम महंगाई कम करो थोड़ी सी बस। जी हाँ, इन्होंने बताया कि महंगाई को लेकर के जितना कम हो सकता है आने वाले समय में महंगाई की बजट कम होगा, महंगाई कम होगी तो महिला अपनी बजट सकुशल चला सकेगी। जी हाँ, ये बजट से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान दे, क्योंकि महिलाओं की समस्या जब दूर होगी जब पहले पेट्रोल डीजल कम होंगे। पेट्रोल डीजल के कारण ही जो हमारा ये यातायात है, ट्रांसपोर्ट है, ये महंगा है, और इसके महंगे होने से सारी हमारी जो घरेलू जो हमारी चीजें हैं वो सारी की सारी महंगी है। यदि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो सस्ता होगा, हमारी सारी चीजें सस्ती होंगी, तो हमारा महिलाओं का जो बजट है वो आसानी से चल सकता है। और दूसरा ये है कि हमारे जैसे ये अपने सिलेंडर है ये कम होना चाहिए। हमारी महिलाओं की एक ही समस्या है कि हमारा घर का बजट पेट्रोल डीजल सिलेंडर इसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये दोनों के दोनों सस्ते होने चाहिए। तो जी हाँ, इन्होंने कहा कि पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिससे कि काफी महंगाई पर फर्क पड़ता है। जी हाँ, आप बताएंगे कि बांसवाड़ा में यहाँ पर आप महंगाई को लेकर के किस तरह से आने वाले समय में बांसवाड़ा को होना चाहिए कि महंगाई कम हो, विकास की दृष्टि से इसको आगे किस तरह से देखा जाए? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संभावनाएं बहुत अपार संभावनाएं हैं। बांसवाड़ा में जनजाति बहुल क्षेत्र है, अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखा गया है कि मजदूर सस्ते हैं, पानी की उपलब्धता है, और जैसा अभी मैडम ने कहा कि क्यों ना पेट्रोल डीजल को सस्ता किया जाए। अब जैसे चुनाव में बातें चल रही थी, मुद्दे चल रहे थे कि डबल इंजन सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार भी है, तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल पे वेट कम किया जाए। और हमारे गुजरात में जहाँ चले जाइए 50 किलोमीटर लोग, यहाँ का जो पेट्रोल डीजल वाला बेचारा मालिक है वो एकदम नाराज हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए 11 रुपए का फर्क आ रहा है। तो पेट्रोल डीजल सस्ता किया जाए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आई है यहाँ पर कि रोजगार जब ही होगा जब आप यहाँ पे पर्यटन सुविधाएं बढ़ाएंगे, रेलवे लाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ मैं बताऊं आपको, रेल से भी बड़ा मुद्दा है हवाई अड्डा है। हवाई यात्राएं वागड़ में कितने लोग कुवैत, दुबई और आसपास के इलाकों में अपने रोजगार के लिए कार्यरत है, तो हमको यहाँ से जाना पड़ता है। अगर हमको हवाई यात्रा लेनी पड़ती है तो उदयपुर, इंदौर और अहमदाबाद जाना पड़ता है, उसके लिए 5-6 घंटे 7 घंटे लगते हैं। परंतु हमको कहीं उदयपुर से या इंदौर से कहीं विदेश में जाना हो तो 1 घंटा लगता है। तो ये इन दूरियों को कम करना चाहिए ताकि इससे रोजगार बढ़ेगा और उद्योग धंधे पनपेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि नीतियों को कैसे स्पष्ट किया जाए, उद्योग धंधों को लगाने के लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को कैसे यहाँ पे लाया जाए। गुजरात देख लीजिए, अब मतलब विकास की छलांगे मार रहा है एक तरफ, और राजस्थान पिछड़ा हुआ है। तो ये इस राजस्थान को पिछड़ा इलाका माना क्यों जा रहा है, जबकि 10 साल से केंद्र में सरकार बहुत तगड़ी चल रही है, पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से योजनाएं आ रही हैं, यहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये मैं पूछना चाहूंगा सरकार से भी। तो इन्होंने कहा है कि बांसवाड़ा में अगर हवाई अड्डा यहाँ पर खुलता है तो अधिकांशतः यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके सिवा पलायन की भी कमी पूरी होगी। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे कुछ समाज सेवी और हैं जो कि बताएंगे कि बांसवाड़ा को और विकास के क्षेत्र में किस तरह से आगे लाया जा सकता है। बांसवाड़ा में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। यहाँ पे ज्यादातर स्कूलों के भवन एक तो गिर गए या गिरने जैसे, और ज्यादातर स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ पे अध्यापक नहीं है, और जहाँ है वहाँ एक आध अध्यापक है, और जहाँ लेक्चरर्स की
के पद ज्यादातर खाली है। इसके कारण है वो एजुकेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एजुकेशन के अंदर रिसर्च किया जाए कि क्यों कमी है, क्या कमी है, कैसे उसको पूरा किया जाए। उस रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, जिससे कि इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा का विस्तार हो सके। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी उतनी ही काम की जरूरत है जितनी रोजगार की है, ताकि इस क्षेत्र में विकास हो सके। जी, आप बताएं यहाँ पर रोजगार को लेकर के बांसवाड़ा में किस तरह से काम करना चाहिए सरकार को? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी दीप्ति श्रीवास्तव, मैं जैसे अभी लेटेस्ट में हमारा बांसवाड़ा संभाग बन गया है, बट उस टाइप का कुछ काम नहीं दिख रहा है। और दूसरी छोटी सिटी में चले जाइए तो बांसवाड़ा से अच्छी अच्छी दुकानें हैं, सब कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ सफाई नाम की कोई भी चीज नहीं है। अब हम लोग तिरुपति नगर में हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी जो इनकी नगर पालिका की गाड़ी है वो नहीं आती है, क्योंकि वो नगर पालिका में नहीं आता है। बट अब हम लोग क्या है, जो खाली प्लॉट पड़े वहीं पे कुछ कचड़े फेंके जाते हैं और वही गंदी बदबू फिर हम लोग तक आती है। तो सबसे पहले तो सफाई, और जिसको करने के लिए हम सब को एक कदम उठाना पड़ेगा। और दूसरी चीज रेलवे का सबसे पहले बोलेंगे कि रेलवे नहीं है तो हम लोग को जैसे उदयपुर जाना पड़ता है या रतलाम जाना पड़ता है, जो हम लोग का टाइम होता है, फिर कहीं आने जाने के लिए अपना भी दिमाग हो जाता है कि कौन इतनी दूर जाए। तो रेलवे का आना चाहिए। और बजट का है तो लेडीज हूँ तो किचन से ही लेकर के बोलूंगी कि किचन का बजट गड़बड़ा जाता है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बांसवाड़ा में साफ सफाई को लेकर के भी काफी कमियां नजर आ रही है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और वहीं कुछ महिलाएं जो कि और भी यह बांसवाड़ा के विकास को लेकर के बात करेंगे। मैं सुनीता कौशिक, मातृशक्ति दुर्गावाणी से आप सभी को नमस्ते। मेरा मानना है कि जो दीदी ने बोला कि रेल यहाँ पे जरूरी है। सर, हम बाहर से हैं और हमारे बच्चे भी बाहर हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, तो उनको लाने में हमें डीजल पेट्रोल ही कम से कम 10,000 का खर्च हो जाता है, तो हम नहीं कर पाते सर। और बिजनेस वाले हैं, इसमें जीएसटी सारा वो कट जाता है, तो हम लोगों को कुछ बचता ही नहीं है। किचन में भी बहुत प्रॉब्लम आने लग गई है। तो इस कारण से हमारी यही मानना है कि थोड़ा सा बजट को लेकर के लेडीजों के लिए थोड़ी हेल्प करें। नमस्ते। तो ये यहाँ के स्थानीय महिला पुरुष है जिन्होंने अपने स्थानीय बजट को लेकर के बताया है। यहाँ पर बांसवाड़ा में अभी लेटेस्ट एक सोने की खदान जहाँ पर खुली हुई है, और सोने की खदान को लेकर के जो कि अगर ये सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो बहुत कुछ इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से देखा जा सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार अगर इस सोने की खदान को लेकर के किस तरह से पहल करे कि इस बांसवाड़ा को आगे लाया जा सकता है? सोने की खदान निकलने के बाद यहाँ जो गुणवत्ता के अनुसार काम होना चाहिए, जिससे बांसवाड़ा जिला ही चमन बन जाएगा। जो उसका जो मुनाफा आएगा वो जनता के हित में लगाना चाहिए। आप बताएं, बांसवाड़ा के विकास को लेकर के आप किस तरह का बजट चाहते हैं? यहाँ पर सरकार से आप किस तरह के बजट की उम्मीद करते हैं कि सरकार यहाँ बांसवाड़ा में कुछ विकास की दृष्टि से कुछ काम करे? नए उद्योग धंधे खोलने चाहिए, जिससे यहाँ पर रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा विकास भी होगा। और मेरा कहना है कि हम तो क्या है, पेंशनर है, तो हमारा आरजीएच के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही है और साल भर हो गया, पैसा हमारा ही है लेकिन हमको फिर भी दवाई नहीं मिलती है। और पेंशनर जो 60 साल से ऊपर उनको भटकना पड़ता है इस दुकान से उस दुकान, फिर भी दवाई पूरी नहीं मिल पाती है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, बजट में जितने भी बेरोजगारी है, सरकार में जितनी भी पोस्टें खाली है वो तुरंत भरी जाए और 6 महीने से ज्यादा कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, आप बताएं इस क्षेत्र में किस तरह से विकास को लेकर के देखा जा सकता है? विकास तभी होगा जब रोजगार मिलेगा। सारी बातें रोजगार पे आकर टिकती है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी सरकारी रोजगार हो या प्राइवेट सेक्टर के जो पब्लिक पार्टनरशिप में जो रोजगार होते हैं, वहाँ यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए वरीयता हो। मैं तो ये मांग करता हूँ कि स्पेशल पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार को। जिस तरह से मांग कर रहा है बिहार, जिस तरह से मांग कर रहा है आंध्र प्रदेश, उस तरह से मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर संभाग के लिए मांग करता हूँ कि इसको विशेष पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार को। यहाँ के उत्थान के लिए गरीबों के जो जनजातीय क्षेत्र है, इतने वर्षों से पिछड़ा हुआ, प्रतिभा की कोई कमी नहीं, अपार संभावना है। इन संभावनाओं, पानी देख लीजिए आप, परमाणु बिजली घर देख लीजिए आप, इनकी संभावनाओं को देखते हुए स्पेशल पैकेज की मांग करूंगा। और ये मांग करूंगा कि रोजगार में प्राथमिकता दी जाए और 50% आरक्षण इसमें किया जाए। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के काफी संभावना है। यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, पानी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सरकार चाहे तो इस क्षेत्र में विकास के लिए कई तरह के और भी प्रावधान कर सकती है। जी हाँ, और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, बांसवाड़ा में उद्योग की बहुत संभावना है, लेकिन हालात ये है कि सरकारें कोई औद्योगिक विकास नहीं कर रही है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पिछले 10 साल से केवल पत्थर लगे हैं
और अभी आया है कि 2029 में पहला प्लांट चालू होगा, वो भी पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा। और अब जहाँ यहाँ पे जगपुरा में सोने की खदानें निकली है, अब सोना निकलेगा कब निकलेगा, कितना लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके कारण जो विस्थापन होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी विस्थापन और इसके कारण भी जो विस्थापन होगा, उन लोगों को बसाने की क्या व्यवस्था है। हम देखते माई डैम बनाया, माई डैम के कारण जो विस्थापित वो अभी तक मांग कर रहे हैं, उनको अभी तक कोई ठिकाने नहीं मिले, जगह नहीं मिली। तो यहाँ से जो भी विस्थापित होते हैं वो यहाँ का जो समुदाय है वो समूह में रहता है, उनको जो विस्थापित किया जाए तो उनको जो जगह दी जाए वो एक जगह सारे लोग समूह के अंदर रहे, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये है बांसवाड़ा के लोग, जहां महिला पुरुष शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जरूरत है, पर्यटक क्षेत्र में भी यहाँ पर बढ़ावे की जरूरत है। यहाँ पर रेल अगर सुविधा मिल जाती है तो इस क्षेत्र में और भी बांसवाड़ा काफी विकसित हो सकता है। तो सोने की खदान का जो अभी लेटेस्ट बांसवाड़ा के अंदर निकली है, उससे अंदर भी बांसवाड़ा का विकास संभव हो सकता है। तो इस बजट में यहाँ के स्थानीय लोग इस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि बांसवाड़ा में बजट में काफी लोगों को राहत मिल सके। कैमरामैन के साथ गौतम सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज राजस्थान। अजमेर में हमारे सहयोगी जावेद खान ने इस मुद्दे पर लोगों से खास बातचीत की है और उनकी राय जानी है। लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को राज्य सरकार की तरफ से जो है बजट पेश होने वाला है, उसी को लेकर के अजमेर इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम जो है आज कुछ नगर के गणमान्य लोगों के पास पहुंची है, जहां पर हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं रामचंद्र चौधरी जी, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। बोले अगर राजस्थान में आज इस मैटर के अंदर, इस मामले के अंदर जो आगामी 10 जुलाई को जो बजट पेश होने जा रहा है राज्य सरकार का, उसके बारे में खास चर्चा लोगों से हम कर लेते हैं। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का एक बार स्वागत है श्रीमान। इस तरीके से बजट में बढ़नी चाहिए, आपकी इसमें क्या अपेक्षा है? राजस्थान सरकार 10 जुलाई को अपना बजट ला रही है। मेरा तो ये मानना है कि ये झूठों की सरकार है। जब विधानसभा के चुनाव थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किसी भी कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा और उसको और बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इन्होंने आज भी जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है उनमें 5000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हटा दिया, और जो अशोक गहलोत जी की मुख्य कल्याणकारी योजना थी चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का मतलब इलाज मुफ्त किया जा रहा था, 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा था, दुर्घटना बीमा दिया जा रहा था, उसको आयुष्मान भारत में कन्वर्ट कर दिया। उसमें 5 लाख रुपए तक का केवल इलाज किया जा रहा है, और जो दुर्घटना बीमा है वो 70 साल की उम्र के बाद दिया जाएगा। 70 साल तक कौन गरीब जिंदा रहता है? और जो आयुष्मान भारत की जो कार्य प्रणाली है उसमें इतनी पेपर फॉर्मेलिटी है कि आम आदमी उसको एकाएक पूरी नहीं कर पाता है, और प्राइवेट अस्पतालों में अपने घर, कपड़े और गहने बेच के इलाज करवा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी ने पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा की थी, जिसका आज तक इन्होंने गठन नहीं किया है और उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तीसरा, अयोध्या, उज्जैन की भांति पुष्कर कॉरिडोर की स्थापना करें। पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ का पुष्कर का विकास बहुत ज़रूरी है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको मतलब इनको ध्यान दें तो अजमेर का विकास निश्चित रूप से संभव है। अब 2016 में अजमेर को स्मार्ट सिटी का काम चालू किया था। अजमेर उस समय राजस्थान सरकार में भाजपा की सरकार थी, अजमेर में भाजपा के प्रतिनिधि थे, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन अजमेर सिटी के अंदर आपको स्मार्ट सिटी का एक भी धरातल पर काम नहीं दिखेगा। उन्होंने आनासागर के चारों तरफ पाथवे बनाकर आनासागर को छोटा कर दिया, जिससे मामूली बरसात में मामूली बरसात में बाढ़ आ जाती है। एक लगता है कि एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक फेमस झील आनासागर नहीं, एक छोटा सा नाड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय जो स्मार्ट सिटी के जो मापदंड हैं उसमें स्मार्ट सड़कें, 24 घंटे पानी की आपूर्ति, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, उच्च तकनीक से शिक्षा की व्यवस्था, और स्वास्थ्य
करे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की व्यवस्था है, लेकिन वैसे ही अजमेर में कुछ दिखता ही नहीं है। इवन आप सड़कों का हाल देख लो तो अजमेर में ऐसा लगता है कि हम गांव की सड़कों पे घूम रहे हैं। अजमेर की सड़कें जो है इतनी बदहाल है कि स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, हम गांव की सिटी बोल सकते हैं इसको। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, भजन लाल जी से, पर्ची की सरकार से ये निवेदन है कि इस बजट में क्या अजमेर के विकास के लिए अतिरिक्त फंड दें, पुष्कर का विकास करें तो थोड़ा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि अजमेर स्मार्ट सिटी कहलाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई विकास यहाँ पे बहुत बड़े जमीनी स्तर पे दिखा नहीं। आप किस में क्या अपेक्षा है? मेरा तो यही है कि जो अभी सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसमें जो यहाँ के जो राजस्थान के जो गरीब तत्व के लोग हैं और मजदूर वर्ग है उनके लिए अच्छी योजना जोड़े जिनसे उनको अच्छा फ़ायदा मिले। और जो योजनाएं पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी की सरकार में जो गरीब तत्वों के लिए जो योजनाएं थी उनमें वापस उन्हें उन मजदूर वर्ग और गरीबों के लिए चालू की जावे जो उन्होंने बंद करी है। और एक जो मजदूर डायरी का काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है जिससे काफ़ी मजदूर वर्ग बहुत परेशान हो रखे हैं, उनकी मजदूर डायरियाँ नहीं बन रही है, उन्हें योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो भी मैं इस सरकार से कहना चाहूँगा इसको जल्दी से जल्दी मजदूर वर्ग के लोगों के लिए चालू की जावे। और जो अभी जो सरकार द्वारा जो खाद्य सुरक्षा को लेके जो KYC किया जा रहा है उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जैसे आप लोग वोट मांगने के लिए हर घर जाके वोट मांगते हो, तो अभी धूप इतनी तेज है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, धूप में खड़े होना पड़ रहा है और काफ़ी परेशान लोग हो रहे हैं KYC को लेके। तो आप इनकी एक ऐसी व्यवस्था बैठाई जाए जिससे इनके घर घर जाके KYC हो सके, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। काफ़ी लोग गरीब तत्व के जो जिनको खाद्य सुरक्षा मिलती है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अभी आप लोग देखोगे कि जगह जगह पे इनको धूप में खड़ा कर रखा है, कोई व्यवस्था नहीं है पानी की किसी की भी, वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि इन जो भी चीज़ है वो सबको बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से की जावे और जो पिछली सरकार की जो भी योजना उन्हें बंद नहीं किया जावे, उसमें और अच्छा कुछ करके इन योजनाओं को बढ़ाया जावे। बिल्कुल सही बात है। जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उस योजनाओं को इम्प्रूव करके पब्लिक के सामने वापस से परोसना चाहिए। आपकी इसमें क्या अपेक्षाएं हैं? मेरे को तो राजस्थान सरकार के ये बजट में यही कहना चाहते हैं भजनलाल जी को कि यानी जो चिरंजीवी योजना बंद कर दी थी उसको वापस लागू की जाए। और जो यानी कि पहले बचपन से लेके नाव जीवन तक आजीवन तक का पूरा था बीमा वगैरह, 20 साल 70 साल से बाद में बीमा किया है, बीमा दे रहे हैं। तो ये वापस पूरे ही ज़िंदगी भर का रखना चाहिए शुरू से लेकर जब तक है। और दुर्घटना जो बीमा है उसके लिए, और एक जो नरेगा है उसकी जो उस शहर में भी चालू की जाए और उसकी भी रेट जो यानी कि 200-250 है वो 400 की जाए। और ये जो KYC हो रही है राशनों की, जो अपने ये गरीब तत्व आदमी जो बार बार जाकर ही राशन दुकान पर लगाए, और एक जो ये आधार पे जो आधार लिंक नहीं हो रखे हैं उसको भी करें और ये घर घर जाकर KYC करवाएं। यही मेरे राजस्थान सरकार से उम्मीद है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि इस बार जो बजट 10 जुलाई को आने वाला है उनमें लोगों की जो खास मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग है किसान तबके के लोगों को जो है पूरी तरीके से बजट के अंदर शामिल किया जाए और उनके जो दुग्ध उत्पादक का जो जितना भी बजट जो बकाया चल रहा है उनको पूरी तरीके से वापस बजट में दिया जाए। वहीं लोगों की खास तौर से मांग है कि जिस तरीके से सरकार ने जो चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखा जाए, सड़कों को, शहरों की सड़कों को देखा जाए, पीने के पानी की, विद्युत सप्लाई की पर स्पेशल जो है बजट में ध्यान दिया जाए कि इससे जो आम जनता प्रभावित नहीं हो। वहीं दूसरे जो बेरोजगार जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए बजट के अंदर, ये भी एक प्रावधान आना चाहिए कि जो रोजगार भी लोगों को जो मिलना चाहिए। साथ के साथ ही जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, आयुष्मान जो बीमा योजना चलाया है उसके अंदर काफ़ी पहले से जो सरकार में इस सरकार में जो घटा के बजट कम किया है उसको वापस से पिछली सरकार के द्वारा लोगों की जो मांग है वो यह है कि बजट में इम्प्रूव होना चाहिए। अनुपम जैन के साथ जावेद